तो बच्चों को तो आप लोग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीजी के ऑनलाइन। तो बच्चों, आज हम लोग आपके नीट निर्माण बैच का डे नंबर 17 लेके आए हैं और आज इस सेशन में मैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट करके देंगे, जिसमें लास्ट टॉपिक रह गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बट इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो लास्ट सेशन में मैं बोल के गया था कि हम लोग कराएंगे आपको आज। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने सॉल्यूशंस के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जरूर नोट कर रखे होंगे अपनी नोटबुक्स में। तो आज का टॉपिक इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच के रिलेशनशिप पहले मैं आपको सिखाऊंगा, देन वी विल डिस्कस इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसी के साथ आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी का हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर आई होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने जाएंगे रिलेशनशिप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशन एक्सक्यूज मी, कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशनशिप्स की। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से ये पूछना चाहूंगा भाई कि या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी को क्लियर आ रही है या नहीं। फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है बेटा, तो कॉपी निकाल लेना, नोट करते चलना साथ साथ जो मैं बोलता चलूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करूंगा आप सभी तैयार होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। चले, बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप। अब किस किस के बीच की ये रिलेशनशिप है? सबसे पहले मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। सबसे पहला मैं रिलेशनशिप जो पढ़ाऊंगा मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। सेकेंड, इसके बाद मैं जो रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा दैट इज मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है बेटा, तो ये आज के टॉपिक में हम लोग तीन कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत किसी को भी? तो आज का टॉपिक इन तीनों पे चलेगा, फिर मैं इसके बाद आपको सिखाने जाऊंगा इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के रिलेशनशिप से, कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैसे आपस में रिलेटेड रहते हैं, देखेंगे सभी बच्चे। तो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूले लिखो यार, फिर रिलेशन बना दो, दैट्स इट। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी क्लियर है? देखें, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उम्मीद करूंगा याद होना चाहिए, अगर ये भी याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। वही दिक्कत यहाँ तक होनी ही नहीं चाहिए भाई। इसी फॉर्मूले से हम डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं, लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। मैंने आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। चेक कर जरा ये बात ध्यान है कि नहीं। वापस से देखिएगा जरा एक सेकेंड। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशन किसका बच्चा पार्टी? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशन।
ठीक है, देखें भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, एक मिनट दीजिएगा जरा, ये बोर्ड ज्यादा परेशान कर रहा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, ये कुछ दिक्कत दे रहा है, एक मिनट दीजिएगा बच्चों जरा, इसको मैं थोड़ा सा रीस्टार्ट मार दूंगा। चलिए, अब नहीं देना चाहिए ये दिक्कत। देखें वापस से, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इनका रिलेशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब इनका रिलेशन तो कोई लंबे चौड़े डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं, सिंपल सिखाया हुआ मैंने। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये सिखाया है, उम्मीद करूंगा ध्यान होगा, हाँ या ना? तो इसी फॉर्मूले की मदद से इन दोनों का रिलेशन, तो भाई ये फॉर्मूला बहुत काम का है, मैंने पहले भी पढ़ाते समय बताया था, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब कहां पे, कुछ मत कर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह इसको उठा के यहां चिपका दे। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी बराबर, एक्सक्यूज मी सॉरी बच्चों, हाँ, तो क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हटा के इसको लिख देना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत किसी को? इस बात को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं। सीधा सीधा कंसेप्ट है, ठीक है, सीधा सीधा कंसेप्ट है। क्या, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर रख दिया, दैट्स इट। अगर मैं इस हिस्से को देखूं जरा ध्यान से, नॉर्मेलिटी का ही फॉर्मूला है, मैं अगर इसको देखूं n अपॉन बी, तो क्या इसको मैं मोलैरिटी नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n अपॉन बी, क्या हो गया तुम्हारा, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। कोई दिक्कत किसी को? और वैलेंसी फैक्टर मैं सिखा चुका हूं, कोई एसिड है तो उसमें कितने H+ है वो वैलेंसी फैक्टर होता है, कोई बेस है तो उसमें कितने OH- है वो वैलेंसी फैक्टर होता है, कोई आयन है तो उस आयन पे जो चार्ज होता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वही उसका वैलेंसी फैक्टर माना जाता है। तो ये सारी चीजें मैं वैलेंसी फैक्टर में पढ़ा चुका हूं। तो पहला रिलेशनशिप हो गया आपका बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो सीधा सीधा रिलेशन है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। उम्मीद करूंगा आप पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। क्लियर है बच्चा? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट रिलेशनशिप पे आ रहा हूं, मेरे ख्याल से तक क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, नोट्स में मैंने थोड़ा लेंदी प्रोसेस दिया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, आया ना? कोई दिक्कत किसी को भी? वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आगे लिख लेना। चलिए नेक्स्ट, अगला मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट रिलेशनशिप दैट इज बिटवीन मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये क्या है भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। याद होना चाहिए, मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको मोलैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोलैलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका रिलेशन किसके साथ करना है, मोल फ्रैक्शन के साथ। अब मोल फ्रैक्शन क्या था, सॉल्यूट का है तो A, सॉल्वेंट का है तो B, क्या होता है, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स A प्लस B के, ध्यान है? ऐसी मोल फ्रैक्शन B का क्या, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। कोई दिक्कत किसी को? एक चीज और पढ़ाई थी मैंने, A अपॉन B का जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B। ये सारे फॉर्मूले मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, अब इनका रिलेशन बनाना है, किसका, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का। किसका रिलेशन बनाना है,
मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का। तो इसी को मैं ओपन करके दिखा रहा हूं। तो मोलैलिटी बराबर इसके मोल्स Na अपॉन WB, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? ग्राम में। तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा पार्टी? 1000। Na की जगह मोल्स को ओपन कर ले, WA अपॉन MA, हाँ या ना? या फिर ओपन मत करो, तो एक काम करो, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे रहने दो। अब मैं WB को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, कुछ जरा ध्यान से देखना। WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो क्या मैं इस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को गिवन वेट अपॉन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? अगर मोल्स का फॉर्मूला ध्यान होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐसे नहीं लिख सकता WB को मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को इस प्रकार में? हाँ या ना? क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता? क्या गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट? तो कुछ नहीं करो, WB के लिए ये जगह उठा के रख दो। तो WB की जगह मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखूं? NB, और इधर क्या है? इनटू WB। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। हाँ या ना? मैंने WB को मोल्स के टर्म्स में रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब जरा इसको मैं दो हिस्सों में लिख रहा हूं मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी बराबर क्या हो गया? Na अपॉन NB इंटू 1000 अपॉन WB। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। जरा इधर देख Na और NB को, और उस तरफ देख Na और NB को। क्या मैं इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, वहां पे फॉर्मूला लिख के दिया मैंने। तो अब मैं क्या इस मोलैलिटी को ऐसे नहीं लिख सकता? मोलैलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन WB। क्या बोलते हो, हाँ या ना? जल्दी बोले हाँ या ना। तो क्या ये रिलेशनशिप नहीं आ गया मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का? क्या ये रिलेशनशिप नहीं आ गया मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत किसी को बेटा नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा है, मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। केजी को ग्राम बनाया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, जो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसको मोल्स के टर्म्स में लिख दिया। तो मोल्स का फॉर्मूला सॉल्वेंट के लिए गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन वेट को मैं मोल्स के टर्म्स में बनाऊंगा, तो मोल्स इनटू मोलर मास। तो WB की जगह मैंने NB इनटू WB रख दिया। कोई दिक्कत? इसको मैंने अलग अलग करके रख दिया, Na अपॉन NB के हिसाब से इनटू 1000 अपॉन WB। तो Na अपॉन NB को मैं मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर लाया। ये किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट का। ये किसका? सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन का पता है आपको, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और मुझे ये पता है दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो इन्हीं के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मोल के रेशियो के बराबर होता है। तो Na और NB को मैं जीटा A और जीटा B से चेंज कर सकता हूं। कोई दिक्कत? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब फॉर्मूले में क्या चेंज आया? हाँ या ना? अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया गलती से, मेरे से MB लिख दूं उसको मैं। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर भी, और कोई बच्चे ने ऑब्जेक्शन भी किया होगा, मुझे उम्मीद है। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो। अब ठीक है ये फॉर्मूला। हाँ या ना? जैसे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मान ले जनरली सॉल्वेंट हम पानी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पानी। ज्यादातर क्वेश्चन पानी के सॉल्यूशन पे आते हैं, तो MB की वैल्यू हमेशा 18 ही चलती है ज्यादातर केसेस में बोल रहा हूँ। पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, अगर पानी नहीं है तो मोलर मास 18 मत रखना, ठीक है? तो अब मोल फ्रैक्शन का वो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा एक फॉर्मूला और है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जीटा A प्लस जीटा B। इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1। तो क्या मैं जीटा B को जीटा A के टर्म्स में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या लिख सकते हैं उसको, वो बना के दे रहा हूं मैं, बीच में जगह बना ले रहा हूं थोड़ा सा, जिसे समझ लेना। तो अब मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मोलैलिटी बराबर जीटा A अपॉन 1 माइनस जीटा A। क्या बोलते हो, हाँ या ना? अरे भाई जीटा B को मैं कैसे लिख दूं? 1 माइनस जीटा A लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
solvent upon molar mass of solvent. This is the relationship between molality and mole fraction. किसके बीच का रिलेशनशिप है? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा मेरी बात को ध्यान से पकड़ पाए. कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलिए बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, तो आप लोग एक बार, मैं पीछे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आराम से. आया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा इस पेज का बेटा. क्लियर है? चलूं मैं आगे. नेक्स्ट, तीसरा रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको. मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन. किस किस के बीच का रिलेशन? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच का. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूं मैं डिराइव. देखना भाई, मोलैलिटी लिखो वापस से. मोलैलिटी, कौन सी मोलैलिटी? मोलैलिटी ये वाली. क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कायमिक केजी. सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूं, सॉल्वेंट बोल रहा हूं. करे ओपन कर लो फॉर्मूले को. मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में कन्वर्ट करेगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देना. आगे देख, मोलैलिटी बराबर मोल्स को ओपन कर ले, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB. यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ ले बेटा. यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है बच्चे पार्टी? बहुत इजी सी चीज लिखी है, मैंने कुछ किया ही नहीं है. WB को ग्राम में बना लिया और NA को मैंने WA अपॉन MA करके ओपन कर लिया. अब मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं. टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन. क्या था? टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. ध्यान है ये वाली बात. पर ये चीज हम मोलर मास पे अप्लाई नहीं कर सकते. ये वाला फॉर्मूला मोलर मास पे अप्लाई नहीं कर सकते कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन. वहां पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता. टोटल वेट निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मास कभी भी ऐड नहीं होते डायरेक्ट, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है जो मोलर मास ऐड करके आप सॉल्यूशन का मोलर मास निकाल सकते हो. तो ऐसा नहीं होता, पर गिवन वेट के साथ हो सकता है. तो क्या मैं इस गिवन वेट की मदद से क्या WB के टर्म्स में निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं. ठीक है, बट थोड़ा सा चेंज में और कर रहा हूं. मैं W को, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन को, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रख रहा हूं. अरे भाई क्या दिक्कत है? डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है. कोई दिक्कत? तो ये काय की डेंसिटी है? सॉल्यूशन की. वॉल्यूम काय का है? सॉल्यूशन का. वेट काय का है? सॉल्यूशन का. तो क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं. तो V इंटू डी बराबर WA प्लस WB. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा. क्यों कर रहा हूं ये काम? क्योंकि मुझे इसका और इसका रिलेशन बनाना है, तो ये करना पड़ेगा. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. यहां तक कोई दिक्कत? तो इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास. किसकी वैल्यू? वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू आ गई. किसकी बच्चा? वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू. उठा, यहां पटक दे. देखें फिर क्या होगा. मोलैलिटी बराबर WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB की जगह ये रख दे VD माइनस WA. कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यहां तक उम्मीद करूंगा यहां तक भेजे में बात फिट हो गई होगी. ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा भेजे में यहां तक बात फिट. इजी है यार, अकल लगाओगे तो बिल्कुल आ जाएगा समझ में. दिमाग लगाना पड़ेगा इन चीजों में पर. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? आगे कहानी यहां तक उम्मीद करूंगा क्लियर होगा. इरेज कर रहा हूं मैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे आगे डेरिवेशन करना है. ये वाली कहानी क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में पढ़ना आराम से. हाँ या ना? बट अभी समझते चले आगे. यहां तक आ गया हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं. मैं इसको हटा रहा हूं. नेक्स्ट, आगे कहानी. अब क्या करना है? इस फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दो. क्या कर दो बेटा? रेसिप्रोकल. पलट दो फॉर्मूला. तो चेक करें ये क्या हो जाएगा. 1 अपॉन मोलैलिटी हो जाएगा कि नहीं. अब ये वाला टर्म चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला टर्म आ जाएगा नीचे. तो जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा? ऊपर पहुंच जाएगा MA इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी माइनस WA, और नीचे आ जाएगा 1000 WA. कोई दिक्कत? चेक कर ले आराम से. ये कुछ नहीं किया मैंने, इस फॉर्मूले को पलट के ऐसे रख दिया है. ये नीचे वाला ऊपर चला गया MA इंटू VD माइनस WA, और ऊपर वाला WA इंटू 1000 नीचे आ गया. क्लियर है?
अब एम का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 1 अपॉन मोलैलिटी बराबर एम का मल्टीप्लाई एम इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एम इंटू डब्ल्यू ए। कोई दिक्कत? डिवाइड मारते किससे? 1000 डब्ल्यू ए से। कोई दिक्कत किसी को? चले एलसीएम बांट दो, a माइनस बी अपॉन एलसीएम, तो एक बार इसको दे दे एलसीएम, एक बार इसको दे दे, तो 1 अपॉन मोलैलिटी, एलसीएम बांट रहा हूं मैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एम ए, हाँ या ना, एम ए इंटू वी अपॉन 1000 डब्ल्यू ए, और यहाँ पे डेंसिटी रहेगी, ये देख एम ए वी डी अपॉन 1000 डब्ल्यू ए माइनस इसको देख एम ए डब्ल्यू ए अपॉन 1000 डब्ल्यू ए। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया, केवल एलसीएम बांट दिया मैंने दोनों पे। क्या बांट दिया मैंने? एलसीएम, तो यही बन के आएगा। कोई दिक्कत? जो चीज कैंसिल हो रही है उड़ा दो। मेरे ख्याल से यहाँ डब्ल्यू ए से यहाँ डब्ल्यू ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फॉर्मूला 1 अपॉन मोलैलिटी बराबर, ये क्या बच रहा है, एम ए इंटू मोलर मास का ये सल्यूट का इंटू वी अपॉन 1000 डब्ल्यू ए, और डेंसिटी को मैं ऐसे करके इंटू डी लिख दे रहा हूँ, एक ही बात है यार, माइनस क्या बच रहा है इधर, एम ए मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन 1000। यहां तक किसको नहीं आया? साफ साफ रिलेशन बनाया मैंने, कुछ नहीं किया तेन ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक बच्चा पार्टी? हाँ या ना? चले अब मोलैरिटी आ रही। अभी तो कह रहे हो सर तुम तो हर जगह मोलैरिटी मोलैरिटी करे जा रहे हो। अब मोलैरिटी आ रही है, काम कौन आ रही है बेटा? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ कोने में लिख रहा हूँ। किसका फॉर्मूला? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर, ध्यान है, मोलैरिटी बराबर क्या था फॉर्मूला? ध्यान है भाई किसी को? चले नहीं है तो देखो, मोलैरिटी बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन बी। अब तो आएगा ध्यान, हाँ या ना? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मोल्स ऑफ सल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। जरा इसको देख और इस फॉर्मूले को देख, डेंसिटी को मत देखिए, बस चेक कर जरा क्या है। अगर मैं इसे 1 अपॉन मोलैरिटी लिख दूं, क्या उस जैसा देखेगा? बिल्कुल, करके देख 1 अपॉन मोलैरिटी, तो ऊपर क्या आ जाएगा एम ए इंटू वी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्या बोलता है, हाँ या ना? बोल भाई, सही है कि नहीं सही है? तो जरा देख इसको और उसको, एक ही मैच कर गए कि नहीं कर गए? तो क्या मैं इसकी जगह उस फॉर्मूले में 1 अपॉन मोलैरिटी नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, उठा यहाँ चिपका दे। तो अब फॉर्मूला 1 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, इसमें क्या बता रहा है? डेंसिटी काय की, मेरी नहीं, सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन 1000। कोई दिक्कत किसी को भी होनी नहीं चाहिए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप है बेटा मोलैलिटी और मोलैरिटी का। आराम से तसल्ली से देख लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलिए बेटा।
पंखा ऐसे चेंज कर लिया बस। बच्चों थोड़ा सा ग्लिच आया है, माफी चाहेंगे। ये मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा बीच में से ग्लिच हो गया था थोड़ा सा, ठीक है ना, बोर्ड में दिक्कत आ गई थी। चलो अब नॉर्मल है सारी चीजें, एक और बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, वापस से बता देता हूँ मैं क्विक रिव्यू में, मोलैरिटी और मोलैलिटी का, ठीक है। तो देखें भाई, मोलैलिटी बराबर क्या पढ़ा है मैंने, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं आपके लिए डेरिवेशन वापस से लिख के दे देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मोलैलिटी बराबर क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी वेट को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मोलैलिटी को मैं मोल्स सॉल्यूट के भी ओपन कर रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। अब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं सॉल्यूशन और सॉल्यूट के टर्म्स में कैसे लिखूं, तो सॉल्यूशन का जो गिवन वेट होता है वो होता है सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, ध्यान है। तो और ये जो सॉल्यूट का वेट है मैं इसको वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में क्या रखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, हाँ या ना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W बराबर V इंटू डी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा तेरा इससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये तेरा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो इस WV की जगह इसको पुट कर देना, तो मोलैलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन VD माइनस WA। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ये रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ या ना। मोलैरिटी के साथ रिलेशन बनाना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो ये बचेगा 1 अपॉन मोलैलिटी बराबर, ऊपर क्या पहुंच जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम डेंसिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 WA, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने बस, ये 1 अपॉन मोलैलिटी हो गया, इसमें नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, क्लियर है। MA का मल्टीप्लाई कर दे, 1 अपॉन मोलैलिटी बराबर MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 WA, क्लियर है। एलसीएम बांट दो दोनों पे, इसको भी दे दे एलसीएम, इसको भी दे दे, तो 1 अपॉन मोलैलिटी बराबर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000 इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और डेंसिटी रह गया तो मैं उसको इनटू डी करके लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत, माइनस एलसीएम इसको भी दे दे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 WA, कोई दिक्कत। जो सेम चीज है वो कैंसिल कर दे, WA से WA गया, बचा क्या, 1 अपॉन मोलैलिटी बराबर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000 WA इनटू डेंसिटी माइनस MA अपॉन 1000। उम्मीद करूंगा यहाँ तक भेजे में फिट हो गया, वही चीज मैंने वापस लिख दिया है। अब जरूरत है कि मोलैरिटी का ही, मोलैलिटी लेके आओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन MA, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में, कोई दिक्कत किसी को, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन V लिख सकता हूं। अब इसको जरा ध्यान से देख और इस वाले हिस्से को ध्यान से देख, मैं मार्क भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, इस हिस्से को ध्यान से देखो, चेक करो इस फॉर्मूले में, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं क्या वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देख 1 अपॉन मोलैरिटी कर दे रेसिप्रोकल, ऊपर क्या पहुंच जाएगा MA इंटू V, और नीचे क्या आ जाएगा WA इंटू 1000, क्या बोलता है हाँ या ना, इसको उठा के मैं रख दूं कि नहीं, तो क्या मैं इसकी जगह उस फॉर्मूले में 1 अपॉन मोलैरिटी रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो क्या बनेगा 1 अपॉन मोलैरिटी बराबर ये 1 अपॉन मोलैरिटी इंटू डी, तो क्या हो जाएगा D अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी,
उम्मीद करूंगा वापस से आपको क्लियर होगा। वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था बच्चा पार्टी, तो जरा देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ या ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार आप वापस से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा पैनल का दिक्कत आ गया था और कुछ नहीं है। चलें आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं फिर इन्हीं चीजों को, टेंशन मत लो, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे, उम्मीद करूंगा हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। अब मैं नेक्स्ट, ये आपके तीनों रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये बेसिक से 3 रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने वो सारे रिलेशनशिप आपको बता दिए। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशनशिप जो ये लिखा हुआ है यही पढ़ाया मैंने, हाँ या ना। दूसरा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप जो ये पढ़ाया हुआ मैंने अभी, जीटा अपॉन जीटा बी इंटू 1000 अपॉन एम बी। और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन ये रहा, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। उम्मीद करूंगा ये तीनों रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली क्लियर होंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। चलें आगे नेक्स्ट, अब आपका एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इजी है, सिंपल है, दिमाग लगाओगे फिट हो जाएगा दिमाग में। इंपेरिकल फॉर्मूला सुनना पहले मेरी बात। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? द केमिकल फॉर्मूला which express the simple whole number ratio of various atoms present within a molecule of a compound। किसी कंपाउंड के फॉर्मूले का जो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाया जाता है। तो एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला जिसमें हम एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल होल नंबर रेशियो नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे कि एक एग्जांपल उठाते हैं, सामने है C2H6, सब जानते हैं इसको इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन। जो नहीं जानता उसको मैं नाम बता दे रहा हूं, कौन है ये? इथेन। तो इसमें अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन का एटम का रेशियो पूछूं तो क्या लिखोगे आप? 2:6। क्या बोलते हो, हाँ या ना? तो होल नंबर रेशियो तो है ये, बिल्कुल है भाई, 2:6। बट क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? मतलब ऐसा रेशियो जिससे इसको हम डिवाइड ना कर सके, मतलब उसको फर्दर और छोटा ना कर सकते। जैसे इसको मैं इस रेशियो को और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब ऐसा रेशियो जिसको और सिंप्लीफाई आगे नहीं किया जा सकता, मतलब वो सबसे छोटा होल नंबर रेशियो निकल के आएगा उसका। चेक करो जरा, क्या मैं इसको अभी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। इसको 2 से डिवाइड मार दे, इधर भी और इधर भी, तो क्या निकल के आएगा? 1:3। बको हाँ या ना? क्या क्या निकल के आएगा? 1:3। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का सिंपल रेशियो निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा? 1:3। तो यही इंपेरिकल फॉर्मूला बता रहा है। क्या बता रहा है? द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेसेस द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स। कैसा रेशियो? सिंपल होल नंबर प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो कौन रिप्रेजेंट करता है? उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे इथेन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? C2H6। पर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है मेरे को, तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में मैंने कैसे किया? 2 से डिवाइड मारा, तो क्या आया? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3। तो क्या हो गया फॉर्मूला? CH3। ध्यान से देख ले, C और H 1:3 के रेशियो में आ रहे हैं। बको हाँ या ना? तो इधर साइड तो क्या है? ये एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तुम्हारा, जिसमें एटम्स का एक्चुअल रेशियो दे रखा है, जो असलियत में इनमें मिलेगा। और इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फॉर्मूला क्रिएट होकर आ रहा है जिसमें इन एटम्स का एक सिंपल रेशियो दे रखा है, इस फॉर्मूले को हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, यही टॉपिक है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो कुछ नहीं करना, जो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं उनके एटम्स के आप रेशियो लिखें और उनको सिंप्लीफाई कर देना। क्या कर देना उनको? आप केवल सिंप्लीफाई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो एक्चुअल रेशियो, द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द एक्चुअल रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जो एक्चुअल एटम्स का रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? उसी कंपाउंड के, उसी मॉलिक्यूल के एटम्स का एक सिंपल रेशियो एक्सप्लेन करता है। तो इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है बेटा, इसमें एटम्स का रेशियो निकाल, CH और O कितना? 6:12:6। तो
इन तीनों एटम्स का रेशियो कितना है 6, 12 और 6। बट जब मैं इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इस रेशियो को सिंप्लीफाई, 6 से डिवाइड मार दे इस फॉर्मूले को, इन रेशियो को, सॉरी फॉर्मूले को नहीं, इस रेशियो को 6 से डिवाइड मार दे, ये 1 ये 2 ये 1। तो अब जरा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देख, CHO का 1:2:1 आया ना। तो मैंने क्या किया, इन रेशियो ऑफ एटम्स को सिंप्लीफाई कर दिया, और इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि फर्दर इससे आगे इनको सिंप्लीफाई ना किया जा सके, आया ना। तो ये फॉर्मूले क्या है, एम्पेरिकल, जिसमें सिंपल रेशियो आ रहा है होल नंबर में, और ये क्या है, जिनमें एक्चुअल एटम का रेशियो होल नंबर में जो निकल रहा है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है। और जिस नंबर से हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एन। क्या बोल देते हैं बेटा, एन। क्या बोल देते हैं उसे हम, एन। क्लियर है। चलें आगे बढ़ता हूं। तो आज मैं बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट करके खत्म करूंगा, अभी थोड़ी बड़ी एक्सटेंड हो जाए क्लास आपकी, ठीक है ना। आज इसको कंप्लीट करने का ही मूड है मेरा, तो इसको खत्म करके ही बात करेंगे आज आगे, तो ध्यान से सुनिएगा अभी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या एन क्या है, वो नंबर जिसकी मदद से हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके काय में कन्वर्ट कर देते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूले में। जैसे ये C2O4H2 है, हाँ या ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये एक्चुअल में ये दे रखा है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, C2H4O2। अब समझ में आ रहा होगा, ये एसिटिक एसिड बना रखा है मैंने आपके लिए, कोई दिक्कत। अगर मैं अगर मैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछूं तो क्या लिखोगे, 2, 4 और 2। अब जरा इसका सिंपल निकालियो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, हाँ या ना। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो, जरा थोड़ी देर, एक सेकंड देखना। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां पे क्या लिखा, 2, 4, 2। सिंप्लीफाई करो, 1, 2, 1। तो 1:2:1, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, मेरे ख्याल से भेजे में फिट हो गई होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, CO2H। कोई दिक्कत, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, दैट्स इट, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद करूंगा क्लियर होगी, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, हाँ या ना। बोलो भाई, आगे बढ़ू मैं जिससे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। तो अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड मारा ना, किससे डिवाइड मारा है, 2 से। इन सबको मैंने, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। तो ये जो नंबर से मैं डिवाइड मार रहा हूं उसी को हम n कह रहे हैं, और यहां लिखा हुआ मैंने एरो के ऊपर। कोई दिक्कत, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले, तो अब ये क्या है, n क्या है, तो n क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की वैल्यू। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल देख ले भाई, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CO2H, इसमें n का मल्टीप्लाई कर दे, किसका मल्टीप्लाई कर दे, n यहां पर। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n की वैल्यू जैसे 2 रख रहा हूं मैं, क्या रख रहा हूं, n की वैल्यू 2, तो फॉर्मूले में चेंज देख, 2 सब में मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो जाएगा, C2O4H2। बन गया कि नहीं बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई दिक्कत किसी को, नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब बात ये आएगी कि इस n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें तो रटी नहीं है कि 2 से ही डिवाइड करना है भाई। अरे भाई सिंपल सा फंडा है, ये मुझे सपने थोड़ी आ रहे हैं कि हर फॉर्मूले में 2 से या 6 से डिवाइड करें। या तो आप रेशियो देख लो, आराम से रेशियो को डिवाइड करके इतना आइडिया लग जाता है। नहीं लग रहा अगर आइडिया, तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं मैं। तो n की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये रहा सामने लिखा है, कुछ नहीं है, सिंपल सा वेट का रेशियो होता है बेटा, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। अब ये क्या बवाल है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, हाँ या ना, चेक करें, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। वैसे तो आप देख के ही पता लगा कौन से नंबर से डिवाइड किया इसको मैंने, बट फिर भी n की वैल्यू प्रूफ करने के लिए इनके वेट निकालते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करो, कितने कार्बन 2 तो 24 ग्राम, कितने हाइड्रोजन 6 तो 6 ग्राम, ऐड करोगे कितना वेट आएगा 30, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30। वैसे ही आप देख लो फॉर्मूले को, n की वैल्यू उसके 2 आएगी, देख लो ना, 2 से डिवाइड कर, ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, बट मैं प्रूफ करके दे रहा हूं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। फॉर्मूला दे रखा मॉलिक्यूलर वेट। इंपेरिकल वेट कैसे आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूले से, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 1 और 3 है तो 3, तो ये कितना आ गया 15। n बराबर क्या लिखा है मैंने, देख, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, रखो 30 अपॉन 15, सॉल्व कर ले, कितना आएगा 2। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, चेक कर ले यहाँ पर 2। तो n का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, दैट्स इट। ठीक है बच्चा पार्टी, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी इंपेरिकल फॉर्मूले की और मॉलिक्यूलर, कुछ नहीं है, फॉर्मूले ही है दोनों केमिकल।
बस फर्क क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एटम्स का एक्चुअल रेशियो दे रखा है और इंपेरिकल फॉर्मूले में इन्हीं एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया। अब एक टॉपिक है कैलकुलेट करना, कि हम किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, टेबल बनाना सिखा रहा हूँ बेटा, जिससे आप अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें पता हो, किसी कंपाउंड में एटम्स की क्या पता हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो हम उस एटम का इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये बताती है कि मान ले कोई एग्जांपल जैसे CO2, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये बताती है कि अगर मेरे पास इसका 100 ग्राम है पर 100 ग्राम में बताती है कि वैसे इसका मॉलिक्यूलर मास अलग है, बट मान ले मेरे पास CO2 है और कितनी CO2 है, 100 ग्राम CO2। तो इस 100 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा, इस 100 ग्राम CO2 में कार्बन की प्रेजेंस कितनी होगी, यही परसेंटेज कॉम्पोजिशन और कुछ नहीं। अभी आगे पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना, पर अभी ये समझ लो परसेंटेज कॉम्पोजिशन। या फिर सीधी भाषा में मैंने CO2 को 100% मान लिया, तो CO2 एक कंपाउंड है, वो कितना है, पूरा एक कंपाउंड एक 100% है। अब उस पूरे कंपाउंड में कार्बन का कितना परसेंट है, वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है, ऑक्सीजन 53.3% है, और इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 ग्राम। और पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है और इंपेरिकल फॉर्मूला भी पूछ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिना इंपेरिकल फॉर्मूला के निकल ही नहीं सकता। इसने केवल आपको एक कंपाउंड बनाया है जो किस किस से बना है, C से, H से और O से। एक तरीके से इसने इसका रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 40 और ये 6.7 और ये 53.3, ये दे रखा है इसने रेशियो आपको, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बता रखा है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको इसका रेशियो बता रही है एक तरीके का, कि ये CHO एक कंपाउंड बना रहा है जिसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है और ऑक्सीजन 53.3% है। तो सीधी भाषा में इस CHO का कंपाउंड को अगर मैं 100 ग्राम मानूं, क्या मानूं, 100 ग्राम CHO से मिलके, CHO जब मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड का अगर मेरे पास कितना है, 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम में 40 ग्राम तो मेरा किसका होगा, कार्बन का, 6.7 ग्राम किसका होगा, हाइड्रोजन का, और 53.3 ग्राम किसका होगा, ऑक्सीजन का। ये भाषा होती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। मतलब एक होल हमने 100% मान लिया उसे, और उस 100% में किस एलिमेंट का कितना कितना प्रोपोर्शन है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, C, H और O की परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो C कितना, 40, H कितना 6.7 और O कितना 53.3%, आया ना। तो इन सब की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता रखी है। इससे आपको इस C, H और O का इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। ये दे रखा है केवल इतना। इसके अलावा तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, कौन सा मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास कितना, 60 ग्राम। ये नोटेड अमाउंट है जो दे रखी हैं चीजें। पूछ क्या रहा है तुमसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है और इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, ये तो तब निकलेगा जब मुझे ये पता हो, और इसको पता लगाने के लिए हम इनकी मदद लेते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। निकालें, कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया, देखें। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी बच्चा पार्टी, तो कुछ इस प्रकार से, जिससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला सॉल्व कर पाए। देखें, तो इस टेबल में क्या क्या रखा जाता है। सबसे पहले तो एलिमेंट्स, किन किन की आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता रखी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने तीनों की परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहां लिख ली। नेक्स्ट, इस टेबल में दूसरा कॉलम जो बनाएंगे हम, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स का कॉलम बनाएंगे। दे क्या दे रखा है मेरे को, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो मैंने क्वेश्चन में से उतार ली। फिर मैंने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट मेंशन कर लिए, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 16। अब मैंने क्यों निकाला भाई, ये इसीलिए चाहिए मेरे को क्योंकि मैं इस गिवन परसेंटेज कॉम्पोजिशन से अगर मैं इनके एटॉमिक वेट को डिवाइड मार दूंगा तो मेरे को एक एटॉमिक रेशियो पता लग जाएगा कि ये जो C, H और O है, इनके जो परसेंटेज है, इसकी मदद से मैं इनके एटम्स का रेशियो निकाल लूंगा। कौन सा रेशियो निकाल लूंगा, इनके एटम्स का रेशियो। ये इंपेरिकल फॉर्मूले का तरीका है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैसे डिवाइड मार दो, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट से डिवाइड मार दो। तो जैसे ही आप इसका काम करोगे ना, तो आपको एक एटॉमिक रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा, एक एटॉमिक रेशियो। तो कितना परसेंट कार्बन था, 40%, तो कार्बन का मोलर मास कितना, 12, डिवाइड मार जरा,
इतना बैठेगा। हाइड्रोजन कितना 6.7%, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 डिवाइड मार इतना बैठेगा। ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को उसके 16 मोलर मास से डिवाइड मार कितना रेशियो बैठेगा इतना। तो अब बात यह है कि क्या ये एटम्स का रेशियो, मतलब क्या कार्बन 3.33 और हाइड्रोजन 6.7 और ऑक्सीजन भी 3.33, क्या ये रेशियो हुआ? अब सर ये तो होल नंबर रेशियो ही नहीं है भाई। अगर डेसिमल आ रहा है तो इसका मतलब क्या कार्बन काट के रेशियो निकाल रहा हूं मैं भाई। एटम तो कभी तोड़ ही नहीं सकते, ऐसा आधा पौना एटम तो होता नहीं है, तो कोई ना कोई होल नंबर रेशियो होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो जो हमने एटॉमिक रेशियो निकाला है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल रेशियो में। काय में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल रेशियो में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सुनना। तो ये मेरा क्या निकल के आया, एटॉमिक रेशियो। कैसे निकाला, कम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मैंने इन एलिमेंट्स के मोलर मास से डिवाइड कर दिया और घंटा कुछ नहीं किया मैंने इसके अलावा। तो इनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन को इनके मोलर मास से डिवाइड कर दे, तेरे पास एटॉमिक रेशियो निकल के आएगा। मतलब ये पता लग जाएगा इस कंपाउंड में कार्बन का कितना एटॉमिक रेशियो, हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का। अब हमें बस इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो कुछ मत कर, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इस रेशियो को, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, इस रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इस केस में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3.33, डिवाइड मार दे तीनों को। इसको डिवाइड मार 3.33 से, इसको भी डिवाइड मार 3.33 से, और इसको भी डिवाइड मार 3.33 से। डिवाइड मारोगे तो ये क्या आएगा 1, ये अप्रोक्सीमेट 2 और ये कितना 1। तो अब तुम्हारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपल रेशियो आया 1:2:1। तो इसकी मदद से तुमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। ये एक्चुअल में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया तुम्हारा। क्या आ गया, एम्पेरिकल। और कुछ नहीं किया मैंने, केवल परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके एक्चुअल एटॉमिक रेशियो निकाला और उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया बच्चा पार्टी, सिंप्लीफाई। ठीक है, हाँ या ना। तो सिंप्लीफाई करके तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिल रहा है CH और O, क्या मिल रहा है 1:2:1। चेक कर जरा। अब इसको देख और इस फॉर्मूले को देख, क्या CH2O, क्या ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आएगा इसका? बिल्कुल आएगा भाई। क्या CH2O इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आएगा? बिल्कुल यही आएगा। क्लियर है? पर क्वेश्चन में तुमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर। तो भाई अब कैसे निकालेंगे, N निकालेंगे। क्या निकालेंगे, N। ये पता होगा तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगेगा, हाँ या ना। तो N की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। कोई दिक्कत? और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 60 ग्राम। कितना, 60 ग्राम। अब तुम्हें बस ये चाहिए एम्पेरिकल वेट। ये कहां से निकालूं, इससे निकाल ले, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे तो रखा है, हाँ या ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला दे तो रखा है, निकाले। CH2O का मास, CH2O का मास निकालो भाई। कार्बन का कितना 12, कितने हाइड्रोजन 2 और कितने ऑक्सीजन 16। ऐड कर ले जरा इसको, 16 + 14, 16 + 14, ये 30 आएगा बेटा तेरा। कितना आएगा, 30 ग्राम। डिवाइड करना जरा इसे, इन दोनों को। N की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी तेरी, 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई मौत आ रही है क्या किसी को? उम्मीद करूंगा नहीं होनी चाहिए। N की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। N निकल गया। अब N से क्या करेंगे भाई, N से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, N से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। N की वैल्यू 2 समझ में आ गई होगी। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ नहीं करना, N में इसका होल नंबर कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O, 2 का मल्टीप्लाई कर दे इन नंबर्स में, ये 1 2 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा C2H4O2, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे बात को, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे बात को। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे बात को। इजी है, समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं किया मैंने, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की मदद से एटॉमिक वेट से डिवाइड मारा, एटॉमिक रेशियो निकाला, उस एटॉमिक रेशियो को मैंने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही सिंपल होल नंबर रेशियो निकला तो मेरे को क्या पता लग गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये निकल गया एक बार तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त क्या है, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या करता है कभी कभी, देखना जरा। ऊपर तो तुम्हें सीधा सीधा क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, ये रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज ये। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इस मॉलिक्यूलर मास की जगह यहां पर मॉलिक्यूलर मास नहीं देता, यहां लिख देता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी,
वेपर डेंसिटी। ये क्या बवाल है? कुछ नहीं, वेपर डेंसिटी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो रूल होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा। वेपर डेंसिटी किसी कंपाउंड की अगर दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, डबल कर देना, दैट्स इट। क्या कर देना? डबल कर देना, कुछ नहीं करना, केवल डबल। तो क्वेश्चन में लट्टू बुझाने के लिए क्या करेगा? तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा, वेपर डेंसिटी दे देगा। तो मॉलिक्यूलर मास तो पता लग गया ना, वेपर डेंसिटी दे दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, खत्म बात, दैट्स इट। तो मॉलिक्यूलर मास तो चाहिए होगा क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो n पता होना चाहिए। हर बार जरूरी थोड़ी है CH2O तेरा C2H4O2 का ही हो, अकल लगा जरा। दो अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। देख ले, एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ या ना? दो अलग अलग फॉर्मूले के लिए तेरा इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि क्या हर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला है, वो अलग अलग इंपेरिकल फॉर्मूला है। कभी कभी सेम एग्जांपल दिखा देता हूं, देखना, चेक करें जरा, देखें C6H12O6, या फिर ये भी रहने देते हैं, हाँ या ना? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, देखना जरा, CH3COOH, हाँ या ना? चेक करें भाई इसको, देखो जरा इसको ध्यान से। इस फॉर्मूले को क्या लिखूं मैं? C2O2H4, हाँ या ना? चेक करें जरा, C2O2H4, इसका रेशियो निकाल, 1 1 और 2, हाँ या ना? CH और O का रेशियो क्या आएगा? 1 1 और 1। बच्चों को जरा ऑडियो का दिक्कत आ रहा था, मैं एक और बार वापस से समझा देता हूँ क्या लिखा रहा था मैंने, एक बार देख लें जरा। हाँ भाई, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा था कि हमें n की वैल्यू क्यों निकालनी जरूरी होती है। वो थोड़ा ऑडियो का ग्लिच आ रहा था, वापस से देख लेते हैं एक और बार, हाँ है ना? मैं क्या कह रहा था कि हर बार n क्यों निकालना पड़ता है? क्यों? मुझे क्या पता भाई इस इंपेरिकल फॉर्मूले से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि भाई ये इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, कभी कभी ऐसा होता है अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला कॉमन आ जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बेटा। क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इस इंपेरिकल फॉर्मूला से केवल एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एक ही टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बने, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं होता। तो इसी वजह से मुझे n की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं इस इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना पाऊंगा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स के, क्या अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या कोई भी कंपाउंड्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होते, बट उनके इंपेरिकल फॉर्मूला
सेम आ जाते हैं। जो एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि वापस से एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6 यही की है, देख लो, ठीक है। वापस से एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6, जरा रेशियो निकालो इसका, CH और O का। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना ये, हाँ है ना। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनाओ, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करो, तो क्या आएगा, इसको 6 से डिवाइड मार दे, ये भी 1, ये 2, ये 1, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, CH2O। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना, क्या लिखूंगा, CH2O। कोई दिक्कत किसी को, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के जैसा एक और कंपाउंड होता है, भले ये नहीं होता और होते हैं, जैसे कि ये HCHO, सुना होगा, फॉर्मल्डिहाइड तो सुना होगा, हाँ या ना। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH2O। अरे भाई फॉर्मल्डिहाइड नहीं सुना बचपन में, ये देखा होगा तुमने, ये फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड होता है, हाँ या ना। इसको उठा के देखो, चलो निकालो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, CH और O, 1 2 1, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, हाँ या ना। फॉर्मल्डिहाइड है ना, क्या करूं मैं, हाँ या ना, फॉर्मल्डिहाइड है, सेम आ गया, इसका मैच हो गया। कोई दिक्कत किसी को, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यही होता है जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई कैसे करोगे 1 to 1 को, बट आ गया ना इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, हाँ या ना। तो है तो ये भी कंपाउंड अलग, ये भी कंपाउंड अलग, पर इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O और इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। तो वही समझाना जा रहा हूं मैं कि क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं। एक और एग्जांपल उठा लो, चलो ये नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, बेंजीन C6H6, ये तो सब जानते हैं भाई, बनाओ भाई इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, C और H का रेशियो सिंपल 6:6 है, सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, ये 1:1। कोई दिक्कत, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, CH। इसका एक और एग्जांपल, C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा 9-10 में, एसिटिलीन या इथाइन कहते हैं, C2H2 होता है इसका फॉर्मूला। जरा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना, C और H का, 2:2, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, ये 1:1 हो जाएगा, हाँ या ना, क्या हो जाएगा 1:1। तो इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH। तो क्या इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है या नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है या नहीं, बट क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ या ना, बिल्कुल भी नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं, पर इन दोनों के इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं, केवल इंपेरिकल फॉर्मूला है और तुम सोचो कि मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दूं, उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ऐसे नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक कॉमन इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो सकता है। इसलिए हमें एग्जैक्ट n की वैल्यू जब तक नहीं पता लगेगी तब तक हम इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बना सकते। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, क्लियर है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। और ये लास्ट टॉपिक जिसको मैं बोल रहा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बता चुका हूं, वापस से पढ़ लें। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट in a given compound is the amount of the element present in per 100 gram of the compound। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कुछ नहीं, उस कंपाउंड के 100 ग्राम में उस एलिमेंट का कितना हिस्सा है, कितना प्रोपोर्शन है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और इसी की मदद से हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बराबर उस एलिमेंट के कंपाउंड, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मास, हाँ या ना, मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन अ कंपाउंड, जिसका भी हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उसका मास अपॉन पूरे कंपाउंड का मास इनटू 100। एग्जांपल देख लेते हैं, वाटर, वाटर में मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए, H2O मैं लिख दे रहा हूं, तो मान लिए इसका मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज रेशियो चाहिए, निकाल ले भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन, काई की, मेरी नहीं, ऑक्सीजन की, लिखो भाई। तो किसकी निकालना हो, ऑक्सीजन की निकालना हो तो किसका मास रखूंगा, ऑक्सीजन का। इस कंपाउंड में कितना है, 16 ग्राम, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। अब पूरे कंपाउंड का मास कितना है, 18, कितना 18, तो 16 को 18 से डिवाइड मार इनटू 100, इसको सॉल्व कर दे, यही आंसर निकल के आएगा 88.88%। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 18 ग्राम में 16 ग्राम है भाई, 18 ग्राम पानी में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसके 100 ग्राम अगर मैं पानी लूं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन यही बोल रही है बेटा, 18 ग्राम पानी में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, देखो ना यहाँ पर, ये 18 ग्राम पानी है एक तरीके से, इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अगर मैं पानी का 100 ग्राम लूं तो उसमें कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक्चुअल में अगर आप पानी का 100 ग्राम लोगे
तो आपको उसमें 88.88 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, 88.88 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। क्लियर है? इसी को हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो सीधी भाषा में किसी कंपाउंड के 100 ग्राम में उस एलिमेंट का कितना प्रोपोर्शन है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार आप इसको रिवाइज करें नोट से ढंग से और इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आज मैं आप लोगों को ग्रुप पे इसके पीडीएफ भिजवा दूंगा इनके क्वेश्चंस की, आज नहीं तो कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है? देन इसके 2 दिन बाद इसी का टेस्ट होगा, तैयार रहिएगा। आज डेट आपकी मेरे ख्याल से है 23rd, तो हम लोग 25th या 26th को अप्रॉक्स टेस्ट लेंगे इसी चैप्टर का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो तैयार रहिएगा, सारी चीजें प्रिपेयर कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा। 26 को आपका इसी का टेस्ट होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब बात करने जाएंगे आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो कोई भी बच्चा लीव ना करें। तो 1 मिनट बाद आपकी नेक्स्ट क्लास चालू हो रही है।